बिल्कुल। और इस बीच एक और बयान, हालांकि इस बयान के बाद पांडे सर सवाल आपसे लूंगी। इस बीच खबर है रूस यूक्रेन युद्ध पर अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन के बयान को लेकर वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं युद्ध में यूक्रेन जीते, यूएस यूक्रेन की जीत के लिए प्रतिबद्ध है। सवाल पांडे सर उस लिहाज से कि अगर आप यूक्रेन की जीत के लिए प्रतिबद्ध हैं तो उसकी इतने टाइम की डिमांड को अभी तक आप पूरा क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि आपको भी डर है कि अप्रोप्रिएटली इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे ज़ेलेंस्की? देखिए F-16 देने के बाद क्या हुआ हमें सबको पता है, हमने देखा। और F-16 का वो इस्तेमाल नहीं किया जा पा रहा है जो कि वो ज़ेलेंस्की चाहते थे, क्योंकि देखिए आप ट्रेनिंग तो कर सकते हैं पायलट्स की, लेकिन वो एक्सपीरियंस कहाँ से लाएंगे? वो कॉम्बैट एक्सपीरियंस जो होता है, एयर एक्सपीरियंस जो होता है, वो वर्षों के बाद आता है। और आपने सोचा कि 6 महीने में 1 साल के अंदर अगर जहाज उड़ा लिया तो आपको एक्सपर्ट हो गए। तो पहली बात तो ये है कि जो हमारी अप्रोच है वो जो है प्रैक्टिकल नहीं है। दूसरी बात, हमने इतना सारा जो साजो सामान दिया, लेकिन क्या हमने ये पता करने की कोशिश की कि क्या उसका इस्तेमाल हो रहा है? देखिए इतने लोग इसमें जो हताहत हो चुके हैं दोनों तरफ से, और क्या अभी भी हम चाहते हैं कि ये क्रम चलता रहे? ये टेस्ट बेड भी साथ में ये भी कहा जा रहा है कि कई मिसाइलों का प्रयोग किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो डीपर पेनिट्रेशन की बात कही जा रही है ज़ेलेंस्की की तरफ से, वो चाहते हैं कि स्टॉर्म जो शैडो मिसाइल के साथ साथ जो आर्मी की टैक्टिकल मिसाइल है उसकी अनुमति भी दी जाए। तो कई सारे दांव पेच हैं, लेकिन अगर अनुमति देती जाती है, जैसे कि बार बार कहा जा रहा है कि वो एस्केलेशन की संभावनाएं और बढ़ जाएंगी। हालांकि अमेरिका कह रहा है कि ईरान जिस प्रकार से हेल्प कर रहा है रशिया की, हमें भी जो है अनुमति दे देनी चाहिए। एक माहौल सा बनाया जा रहा है, लेकिन मेरा अनुमान से ये अनुमति यूक्रेन को नहीं मिलेगी। ठीक है, ये आपको लगता है कि अनुमति नहीं मिलेगी यूक्रेन को, लेकिन देखिए रूस भी किस तरह से अपनी ताकत में कर रहा है इजाफा। इससे जुड़ी एक अहम खबर है नॉर्थ कोरिया का इन्वॉल्वमेंट। नॉर्थ कोरिया ने रूस को दी है घातक मिसाइलें। मॉस्को भेजी गई हवासोंग 11 की नई खेप। यूक्रेन युद्ध में तबाही मचा सकता है रूस। 430 मील हवासोंग 11 की मारक क्षमता है। और अब उसी की तस्वीरें इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। हवासोंग 11 की मारक क्षमता 430 मील तक है। और यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया के इस इन्वॉल्वमेंट के बाद, इस मदद के बाद, यह माना जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध में बड़ी तबाही मचा सकता है। तो अभी हम बात कर रहे थे तिकड़ी की, निनाद जी, और यह चौकड़ी में बदलती हुई नजर आ रही है। अगर हम रूस, चीन, ईरान की इस तिकड़ी में नॉर्थ कोरिया को भी शामिल कर लें, नॉर्थ कोरिया की इन्वॉल्वमेंट इस युद्ध को कहां ले जा सकती है? देखिए नॉर्थ कोरिया मेरे को लगता नहीं कि इतनी जल्दी मिसाइल देगा। मुझको लगता है कि और रशिया को भी आप ये ना भूलिए कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिसाइल प्रोड्यूसर रशिया ही है। व्हाट रशिया नीड्स मोर मिसाइल्स नहीं है, उनको एम्यूनिशन चाहिए, उनको साजो सामान चाहिए, उनको स्पेयर पार्ट्स चाहिए। मेरे को लगता है कि ये जो चौकड़ी है वो बिल्कुल बैठ रही है लड़ाई करने के लिए। बहुत कि ये लड़ाई अभी आगे जाएगी, शांति प्रस्ताव वगैरह सुने जाएंगे पर उनको सीरियसली लिया नहीं जाएगा, क्योंकि इस वक्त दोनों के पास एक मौका है कि इस लड़ाई में एक डिसिसिव मैन्यूवर, जिसे क्लॉज़विट्ज़ कहते थे जो वॉर के एक्सपर्ट हैं, वो करें। क्या ये डिसिसिव मैन्यूवर एयर से आएगा, मिसाइल से आएगा, या अच्छी टेक्नोलॉजी जो यूक्रेन के पास है उससे आएगा, या बूट्स ऑन द ग्राउंड जो रशिया के पास है? और जो रशिया के पास एक और फायदा कि आर्मी का जो पहुंच है उससे आएगा, ये देखना होगा। तो अगले 2 हफ्ते 3 हफ्ते, मेरे ख्याल से 3 महीने रूस और यूक्रेन के इस 2.5 साल पुराने वॉर में डिसीजन लाने के कगार पे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि अब यहाँ से वॉर की इंटेंसिटी काफी बढ़ेगी। लेकिन सवाल यही है ना कि अब अगर ज़ेलेंस्की अमेरिका में टेबल पर सामने बैठेंगे तो कहेंगे क्या? पहले कुर्स्क के ऑपरेशन के दौरान तो खबर आ रही थी विक्ट्री प्लान लेकर अमेरिका जाएंगे, आज एक बार फिर से अपनी डिमांड लेकर वो जाने को तैयार है, क्योंकि हकीकत कुछ और है कुर्स्क में ऑपरेशन के बाद। देखिए अमेरिका जाना बहुत महत्वपूर्ण है। वो इस वक्त अगर अमेरिका जा रहे हैं तो वो एक तरह से परमिशन लेने जा रहे हैं। देखिए इनको अपने मास्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका एट द एंड ऑफ द डे यूक्रेन का मास्टर है। 3 परमिशन मेरे को लगता है होगी। एक तो जैसे आज हमने डिस्कस किया कि क्या लंबी मार की दूरी वाले F-16 और मिसाइल वो रशिया में यूज कर सकते हैं। दूसरा, क्या वो एक और कहीं और काउंटर ऑफेंसिव कर सकते हैं। और तीसरा, एक हड़बड़ाहट भी हो सकती है कि हमारे को बचाओ, हमारे लोग एनसर्कल हो रहे हैं और कुछ ड्रामेटिक करने की इजाजत दो। जो बात आपने कही है वो उसी बात का संकेत है समीर, जहां उन्होंने कह दिया कि हमारी जीत अमेरिका पर निर्भर करती है। बिल्कुल, और ये तो साफ साफ नजर आता ही है। वहीं रूसी नौसेना की नॉर्दर्न और बाल्टिक फ्लीट भी एक्टिव हो गई है, ये खबर सामने आ रही है। 30 से ज्यादा बैटल शिप वॉर ड्रिल का हिस्सा है। कैलिबर ऑनिक्स मिसाइल दाग कर दिखाई गई है कैसे ताकत, ये देखिए तस्वीरें।
800 किलोमीटर तक हमले में सक्षम मिसाइलें दागी गई हैं, जिसमें कैलिबर और ओनिक्स मिसाइलें भी शामिल हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, रूस और चीन मिलकर कैसे नाटो को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ओशियन 2024 में रूस के साथ चीनी सेना भी अपनी ताकत दिखा रही है। दोनों मिलकर ज्वाइंट ड्रिल कर रहे हैं। चीन के 4 नेवल शिप, 15 सैन्य विमान इसमें शामिल हैं। नाटो बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक रूस और चीन का ये युद्धाभ्यास बड़ा मैसेज है। ओनिस्क, कैलिबर, ग्रेनेड मिसाइलें यहां से लॉन्च करके एक तरह से रूस को चेतावनी दी गई है। एक साथ कई मोर्चों पर युद्ध की तैयारी के रूस संकेत दे रहा है। रूस और चीन मिलकर नाटो को दे रहे हैं चुनौती। इस इतनी बड़ी वॉर एक्सरसाइज में सुमित कई मैसेज हैं नाटो के लिए। रूस और चीन आने वाले वक्त में क्या कर सकते हैं, यह बताने की एक कोशिश नजर आती है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि रूस और अगर चीन एक साथ मिलकर एक्सरसाइज कर रहे हैं और इससे अमेरिका दहशत में डरा हुआ है, तो निश्चित तौर पे इसका मैसेज है। लेकिन आप मानिए कि चीन को एक सबसे बड़ा जो आप कह सकते हैं कि माइनस पॉइंट है कि चीन को रियल वॉर का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उन्होंने कोई जंग नहीं लड़ी आज तक, इसीलिए। और वहीं रूस ने कई जंगें लड़ी हैं। रूस न्यूक्लियर सबमरीन से लेकर फाइटर एयरक्राफ्ट से लेकर हर चीज अपने देश में बनाता है। उसके बाद टेक्नोलॉजी है, उसके बाद वेपन्स है और उसको वॉर का एक्सपीरियंस है। निश्चित तौर पर अगर रूस और चीन मिलते हैं तो रूस को जहां पे ना सिर्फ चीन का साथ मिलेगा, उसकी फ्लीट मिलेगी। नेवल पावर के अंदर आज के टाइम में चीन सबसे बड़ा हो रहा है, पैरिटी है खासतौर पे चीन और अमेरिका की। निश्चित तौर पर रूस को वो साथ मिलेगा और चीन को वो वॉर एक्सरसाइजेस का एक्सपीरियंस मिलेगा जो अब तक उसके सैनिकों के पास नहीं है। और आपने कई अलायंस की बात की, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, चाहे वो दूसरे देश हो, लगातार ये वो देश हैं, चाहे वो ईरान हो, जिनके पास अपनी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो रूस ऐसे देशों को एक बार्टर सिस्टम के तहत ये टेक्नोलॉजी देता है और रूस को मिलेगा वहां से प्रोडक्शन यूनिट, जहां पर लगातार ऐसे हथियार तैयार हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पर रूस ने एक बड़ी अपनी स्ट्रैटेजीज में बदलाव किया, अपने साथ ऐसे देशों को साथ खड़ा किया है जो उसके लिए उसकी ताकत में और इजाफा कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।